हाँ, तो देखिए लास्ट के कुछ दिनों के तो अंदर, दीपाली मैम ने आज। नहीं एक्चुअली वो बाहर गए हैं, वो बोले कि आज रिकॉर्ड करके मुझे सेंड कर देना। ओके ओके। ओके। तो पिछले कुछ दिनों के अंदर हमने देखा कि किसी भी कंपनी के अंदर अगर आपको पता है कि आपको किस सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करना है, ठीक है, तो आपको उन सेक्टर में से सपोज 10 कंपनीज है, तो 10 में से कैसे वो एक या दो कंपनी ढूंढनी है जिसके अंदर आपको इन्वेस्ट करना है। इसके लिए आपको क्या क्या देखना चाहिए। तो हमने सबसे पहले देखा था इसके अंदर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो, ठीक है। 70% कंपनीज तो शेयर होल्डिंग देख के यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगी, है ना। उसके बाद आपको जाना है और उसका बैलेंस शीट देखना है, ठीक है। फिर आपको उसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखना है, पीएनएल। उसके बाद आपको उसका रेशियोज देखना है, अलग अलग टाइप के रेशियोज थे। और जितनी भी बची कुची कंपनीज थी, वो ये सब देखने के बाद आपकी करीबन 90% कंपनीज रिजेक्ट हो जाएंगी, है ना। लेकिन ये सारा प्रोसेस आप तब कर पाएंगे जब आपको ये फिक्स रहेगा कि आपको किस सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करना है, ठीक है। अगर आपको यही नहीं पता कि किस सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, तो आप कैसे चॉइस कर सकेंगे कंपनीज के बारे में, है ना। तो आज के लेक्चर में हम यही सीखेंगे कि सेक्टर का सिलेक्शन कैसे करना है, कैसे पता करना कि किस टाइप का सेक्टर फ्यूचर में जाके बड़ा बन सकता है, ठीक है। और इसके लिए हम सिर्फ लॉजिक का यूज करेंगे। तो बिजनेस मॉडल क्या होता है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ। अब सपोज दैट हम आज एग्जांपल लेंगे डेयरी इंडस्ट्री का, ठीक है। डेयरी इंडस्ट्री, अब आपको पता होगा जो डेयरी इंडस्ट्री है यानी कि दूध, पनीर, अमूल, मतलब इन शॉर्ट अमूल, बहुत सारे और भी ब्रांड्स हैं, ये जब दूध पनीर ये सब बेचते हैं, दही, तो ये जो डेयरी इंडस्ट्री है, इसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं। अगर आपको ये बात पता करनी है, तो आप क्या क्या देखेंगे इस सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले, आप बता सकते हैं ऐसे कि आपको अगर डेयरी इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। सपोज आपके पास एक नई नई कंपनी है, एक स्टार्टअप है आपके पास, और उसने बोला कि सर हम जो है हम डेयरी इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे मिल्क बनाते हैं और उसको सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आप मेरे को एक रफली बात बताइए, अगर आपको उसको पैसे देने हैं, आपको वहाँ पे पार्टनरशिप करनी है उसके साथ डेयरी इंडस्ट्री के अंदर, तो आप पार्टनरशिप करेंगे या नहीं करेंगे। हाँ या ना, क्या लगता है आपको, आपको पार्टनरशिप करनी चाहिए डेयरी इंडस्ट्री के अंदर कि नहीं करनी चाहिए। हाँ। करनी चाहिए, ठीक है। और क्यों करनी चाहिए, अगर मैं ये पूछूं कि क्यों आपने हाँ बोला, कुछ तो सोचा होगा आपने। जैसे आप अभी खेड़े में हो, मतलब सपोज दैट अगर आप खेड़े में हो, ठीक है, तो खेड़े के अंदर हर किसी के घर के अंदर एक एक गाय रहती है, ठीक है, गाय भैंस रहती है। तो सब खेती करने वालों के घर पे ही खुद का मिल्क निकलता है भैंस से, ठीक है। तो आपको ये जो बिजनेस अपना मिल्क या डेयरी का, ये आपको गांव में चलाना चाहिए या फिर शहर में चलाना चाहिए। अगर आप इसको गांव में चलाते हो, ठीक है, तो क्या आपको प्रॉफिट होगा गांव में चलाने के बाद, कोई आपसे खरीदेगा उसको। नहीं। हाँ, कोई भी नहीं खरीदेगा, ठीक है। सिटी में चल। है ना। सिटी में खरीदेगा क्यों, क्योंकि सिटी के अंदर क्या है, किसी के घर पे भैंस नहीं है, कुछ नहीं है, है ना। तो आपने यहाँ पे क्या किया, आपने यहाँ पे देखा कि आपके टारगेट ऑडियंस क्या है, टारगेट ऑडियंस क्या है ना। आपकी टारगेट क्या है, खेती करने वाले, काम कर रहे हो आप, मतलब डेयरी प्रोडक्ट। तो खेती मतलब खेड़े के अंदर नहीं चलेगा, सिटी के अंदर चलेगा। ये आपने किया अपना टारगेट फिक्स कि भाई ये प्रोडक्ट है यहाँ पे चल सकता है, ठीक है। इसी तरह से अपन क्या करेंगे, पांच छह चीजें देखेंगे जिसका यूज करके आप देख सकते हैं किसी भी बिजनेस को कैसे रन करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम एक एक करके इन सारी चीजों को समझेंगे। ये जितने भी बार्स दिख रहे हैं ना, ये हमारे पॉइंट्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे। तो इसको अच्छे से समझना। सबसे पहले
किसी भी सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले, किसी भी सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले हमको ये देखना है कि हम वो जो सेक्टर में पैसे डाल रहे हैं वो सेक्टर करता क्या है और क्या प्रोडक्ट बना रहा है वो। ठीक है, अगर मैं हूँ और मैंने यहाँ पे सपोज किसी भी तंबाकू केस में इन्वेस्ट करने का सोचा, ठीक है, टोबैको केस में, ठीक है, और मेरे जो घर वाले हैं, मेरे घर वाले ही इसको सपोर्ट नहीं करते टोबैको को, है ना, तो क्या मेरे सही डिसीजन होगा या गलत डिसीजन होगा? ऑब्वियसली ये जो मेरा डिसीजन होगा ये गलत डिसीजन होगा, है ना। तो यहाँ पे आपने देखना है कि वो जो सेक्टर है वो एक्चुअली प्रोडक्ट क्या बनाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम डेयरी सेक्टर की बात करते हैं पूरी इसमें, तो डेयरी सेक्टर क्या काम करता है, वो यहाँ पे जो मिल्क रहता है, ठीक है, मिल्क, पनीर, दही, ये सब बनाता है, बटर, चीज़, ये सब बनाता है डेयरी सेक्टर। इतना आपको समझ गया, ठीक है, आपको प्रोडक्ट समझ आ गया। अब आप क्या देखेंगे इसके ऊपर प्रोडक्ट के अंदर, कि भाई एक प्रोडक्ट के अंदर क्या चीज़ होनी चाहिए, कि भाई यहाँ पे टारगेट कस्टमर फिक्स करेंगे आप, है ना, सेकंड नंबर पे, कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया है उसका आपका टारगेट कस्टमर क्या होना चाहिए। जैसे ये मैंने अभी आपको पूछा कि आपको जो मिल्क है वो खेड़े में सर्व करना है या सिटी में, तो आपने कहा सिटी में, है ना, क्योंकि खेड़े के अंदर तो पहले ही सबके पास भैंस है ना। तो यहाँ पे ज़रूरत है, टारगेट कस्टमर है आपका सिटी का। तो चलो भाई ये बात तय होगी कि आपने मिल्क बनाने वाली कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना है ना। आपका जो टारगेट है वो है सिटी में, ठीक है। अब आपको देखना है कि एक्चुअली में आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। अब आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ बन जाती है कि ये जो मिल्क है इसको आप सिटी तक लेके कैसे जाएंगे। ये मतलब ट्रांसपोर्टेशन एक बात हो गई, ठीक है, क्योंकि अगर आप ट्रांसपोर्ट करके गांव से इसको सिटी में लेके आते हो तो आपका बहुत सारा खर्चा जाएगा उसके अंदर, है ना। और आपको ये लेके कितनी देर में जाना है, किसी भी तरह का दूध अगर अपन ठंडे इसमें नहीं रखते, मतलब कोल्ड स्टोरेज में नहीं रखते, ठीक है, तो वो तो खराब हो जाएगा दूध, अगर अपन उसको ठंडी इसमें नहीं रखते तो आपको ये भी अश्योर करना पड़ेगा कि आप यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज का यूज़ करें, नहीं तो दूध तो यहाँ पे सिटी में लाते लाते ही खराब हो जाएगा, है ना। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो आपको क्या क्या देखना है यहाँ पे, अगर आप दूध लेके यहाँ पे सिटी में आ रहे हैं तो आपको ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन सादा वाला नहीं करना है, आपको कोल्ड स्टोरेज में करना है, ठीक है, ताकि वो दूध खराब ना हो, सबसे पहली बात। अब सपोज दैट वो वहाँ पे आ गया, आपने पैकेजिंग करके यहाँ पे दुकानदार के यहाँ पे रख दिया, अब वो कितने दिन के अंदर खराब हो सकता है मिल्क, क्या ये मिल्क 8 महीने तक चल सकता है? आप मेरे को बताइए, कोई भी एक दूध का पुड़ा या 8 महीने या 1 महीने तक चल सकता है? क्या लगता है, दूध का पुड़ा ये 1 महीने या 8 महीने तक चल सकता है? नहीं नहीं। नहीं चल सकता है ना, खराब हो जाएगा। मतलब आपके ऊपर ये भी रिस्ट्रिक्शन आ गई है कि ये जो दूध है, ये जो प्रोडक्ट है, इसको आपको कुछ भी करके 10 दिन के अंदर अंदर बेचना है सामने वाले को, है ना। अब सपोज दैट सामने वाले ने ये 10 दिन के अंदर नहीं बेच पाया, तो क्या होगा, ये जो दूध है ये खराब हो जाएगा, राइट। और ये पूरा की पूरा नुकसान किसका होगा, आपका होगा, क्योंकि दूध बिका ही नहीं तो आपको पैसे भी नहीं आएंगे, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे डेयरी इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम डेयरी इंडस्ट्री के अंदर है कि जो आपका ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन है उसका खर्चा बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे आपको कोल्ड स्टोरेज लगाना पड़ता है, ठीक है। सेकंड चीज़, आपका जो प्रोडक्ट है उसका एक्सपायरी बहुत कम है, ठीक है, एक्सपायरी डेट बहुत कम है। तो क्योंकि इसकी एक्सपायरी बहुत कम है, बहुत कम लोग इसको लेंगे, राइट, तो आपका नुकसान होने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, राइट। तो अब आप मेरे को बताइए, हमने क्या क्या डिस्कस किया यहाँ पे, आपको क्या देखना है यहाँ पे, आपने नेचर ऑफ द प्रोडक्ट देख लिया, क्या है, मिल्क का है, ठीक है। अब दूध तो सब जन पीते तो ये अच्छा प्रोडक्ट है, ठीक है। आपने टारगेट कस्टमर देख लिया कि आपको सिटी के अंदर लेके जाना है, सेकंड चीज। अब आपने यहाँ पे तीसरी बात क्या देखी, आपने देखा कि आपका मेजर कॉस्ट कहाँ पे आता है, ठीक है।
मैंने आपको जब बोला कि ट्रांसपोर्टेशन एक चीज़ है और ट्रांसपोर्टेशन भी आपको कोल्ड स्टोरेज के अंदर करना है, ये पहली चीज़ बड़ा खर्चा, ठीक है। सेकंड खर्चा कहाँ पे आता है, जब आप दूध सामने वाले से लेके अपने फैक्ट्री में आते हो तो वो पूरा ट्रांसपोर्टेशन के अंदर ही आ गया, है ना। तो ये आपको मेजर कॉस्ट लगेंगे डेयरी सेक्टर के अंदर, ये आ गया थर्ड चीज़। अब फोर्थ चीज़ क्या हो जाती है, यहाँ पे ऑब्स्टैकल क्या आते हैं। ऑब्स्टैकल मैंने अभी बताया आपको कि इसकी जो एक्सपायरी डेट है, क्योंकि इसकी एक्सपायरी डेट बहुत कम रहती है, सिर्फ 10 दिन या 5 दिन की रहती है, तो ये प्रोडक्ट जल्दी खराब होगा आपका, है ना। अब क्योंकि ये अगर जल्दी नहीं बिका तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, क्या कि भाई इसका ऑब्स्टैकल बहुत है कि ये जो प्रोडक्ट है ये जल्दी खराब हो सकता है, नंबर वन। सेकंड, इतने सारे कंपनीज है जो मिल्क सप्लाई करते हैं, जैसे अमूल हो गया, गोकुल हो गया, है ना, ये सब भी मिल्क सप्लाई कर रहे हैं। अब ये सब मतलब मार्केट के अंदर यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आपको देखना है आपके मार्केट में कंपटीशन कितना है। तो इस वाले मार्केट में क्या है, एक ही दुकान के ऊपर, एक सिंगल शॉप के अंदर क्या है, बहुत सारे लोग अपने दूध की थैलियाँ बेच रहे हैं, है ना, बहुत सारी कंपनीज है। अब अगर ये ज़्यादा मैटर करता है कि आप सपोज एक शॉप के ऊपर गए, ठीक है, आपने शॉप वालों को बोलेंगे कि मेरे को 1 लीटर दूध देना, यानी कि मिल्क देना, राइट। तो सामने वाला जो है शॉप वाला, वह आपको अमूल का ही देगा, ये कंपलसरी नहीं है ना। हो सकता है उसके पास गोकुल का रहे, राइट। अगर उसने आपको 1 लीटर गोकुल का मिल्क दे दिया तो आप नहीं भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपकी जो सेटिस्फेक्शन है ये भी हो गया, आपको जो प्रोडक्ट चाहिए था 1 लीटर वो भी हो गया। मतलब आपको यहाँ पे ब्रांड से कोई लेना देना नहीं है, किस कंपनी का मिल्क आपको या प्रोडक्ट आपको मिल रहा है उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ प्रोडक्ट से लेना देना है, ठीक है। तो सेम चीज, तो मतलब यहाँ पे आपका जो कंपटीशन है ये भी एक थ्रेट हो जाता है ना। ये समझ रहा है मैं आपको क्या बता रहा हूँ ये सब। सर और मैम, आपको समझ रहा है मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको। ओके ओके, कुछ रहा तो मेरे को पूछ लेना बीच में से। अब ये हो गया एक और चीज। अब यहाँ पे हमको देखना है कि अगर आप इसको बनाते हो, जैसे आप सपोज औरंगाबाद में हो, ठीक है, आप औरंगाबाद में हो, आप इस बिजनेस को बना लेते हो, है ना, औरंगाबाद में हो, आप इस बिजनेस को बना लेते हो, तो आपको ये चीज़ बेचनी भी पड़ेगी अलग अलग सिटीज़ के अंदर, है ना। तो आप क्या इसको यूएसए के अंदर बेच सकते हो, अमेरिका के अंदर बेच सकते हो। आपने मिल्क प्रोडक्ट बनाया है ना, तो क्या आप मिल्क प्रोडक्ट को यूएसए के अंदर बेच सकते हो। आप मेरे को बताइए, हाँ या ना, नहीं बेच सकते, है ना। तो यहाँ पे क्या है, यूएसए तो बहुत दूर की बात बोल दिया, अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ से कि आपने यहाँ पे औरंगाबाद के अंदर एक मिल्क बनाया और आप क्या इसको कश्मीर के अंदर बेच सकते हो, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, तो आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ऑलरेडी कोई ऐसा प्लेयर है वहाँ का लोकल जो पहले से ही मिल्क सप्लाई करता है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया, आपको स्केल करते नहीं है, अपना जो बिजनेस है उसको बढ़ाते नहीं आया, है ना। आपके ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन आ गई कि आप औरंगाबाद में तो नंबर 1 पे हो, आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है औरंगाबाद के अंदर, लेकिन जैसे ही आप औरंगाबाद से दूर 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 जाते हो वैसे आपका प्रोडक्ट बिकता ही नहीं है और आपको खर्चा बहुत आता है वहाँ पे प्रोडक्ट लेके जाने के लिए, है ना। तो ये आपका आ जाता है सेकंड सबसे बड़ा चैलेंज, है। तो यहाँ पे आपको समझना चाहिए कि आपकी जो मॉडल है, डेयरी सेक्टर का जो मॉडल है, इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी ना होना इसका मतलब आप उसको अच्छे से एक्सपांड नहीं कर सकते अपने हिसाब से, आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, चाहे प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर हो, है ना, या कहीं और हो। तो यहाँ पे आपका डेयरी सेक्टर के अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है आपकी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हुए किसी भी सेक्टर के अंदर, जैसे कि डेयरी सेक्टर है, आपको ये देखना है कि आपकी कंपनी के अंदर या किसी भी कंपनी के अंदर सबसे बड़ी इनकम कहाँ से आ रही है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको बेचकर आप सबसे ज़्यादा पैसे कमा रहे हो।
जैसे कि अगर मैं बात लूँ मिल्क की, ठीक है, आप एक हलवाई के यहाँ पे जा रहे हो, सपोज दैट आप हलवाई की दुकान पे जा रहे हो, अब उसके पास आपको 1 लीटर दूध भी मिलेगा, ठीक है, और एक मिठाई भी मिलेगी, सपोज रस मलाई मिल रही है, रस मलाई, ठीक है, रस मलाई। तो क्या आप मेरे को बता सकते हो इन दोनों प्रोडक्ट में से कौन से प्रोडक्ट के अंदर हलवाई को ज्यादा पैसा मिल सकता है, मतलब उसकी कमीशन ज्यादा रहेगी, ऐसे कौन सा प्रोडक्ट है? रसमलाई। रस मलाई। और ऐसा क्यों? रसमलाई के अंदर ज्यादा क्यों? मिल्क भी उसके यूज करके उसे रसमलाई बनाई है। हाँ, तो क्योंकि रसमलाई के अंदर उसने मिल्क को यूज किया, अब मिल्क तो जाएगा, अगर 1 लीटर जाएगा तो 60 रुपए का सपोज, है ना, लेकिन अगर उसको 1 किलो रसमलाई बेचनी है तो इसी रसमलाई को वो किलो के हिसाब से नहीं बेचेगा, वो इसको बेचेगा पर पीस के हिसाब से, ठीक है, मतलब एक रसमलाई का एक पीस चाहिए आपको, तो आपको यहाँ पे 20 रुपए का पीस रहेगा, है ना, मतलब 3 पीस रसमलाई के अंदर आपका पूरा 60 रुपए निकल गया, और उसके बाद जो भी आएगा आपका वहां पे उसका प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका प्रॉफिट मार्जिन रसमलाई के अंदर एक्चुअली ज्यादा है, ठीक है। तो आपको देखना है जो बिजनेस है उसका सबसे बड़ा प्रॉफिट कहाँ से आता है, कौन से प्रोडक्ट से आता है, ये जो रेवेन्यू है, मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू, यहाँ पे मैं यही बात कर रहा हूँ कि उसका सबसे बड़ा प्रॉफिट कौन सा प्रोडक्ट बिकने से आता है, ठीक है, ये आपको देखना है, ठीक है। अभी तक अपन नॉर्मल जा रहे हैं, अपन इसको शिफ्ट करेंगे प्रॉपरली स्टॉक मार्केट के अंदर थोड़ी देर में। तो अभी तक आपने क्या देखा, आपने देखा कि आप एक सेक्टर है उसके अंदर प्रोडक्ट क्या बनता है, देख लिया, आपने देखा कि आपको बेचना कहाँ पे, टारगेट कस्टमर्स कहाँ पे आपके, है ना। थर्ड, आपने देख लिया कि भाई आपको खर्चा क्या क्या आता है, फिर आपने देख लिया उस सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा रेवेन्यू कहाँ से आता है उस कंपनी को, उसके बाद आपने देख लिया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है उस सेक्टर के अंदर, उसके बाद आपने देख लिया कि फ्लेक्सिबिलिटी है या नहीं है वो कंपनी के अंदर, वो बिजनेस के अंदर स्केलेबिलिटी है या नहीं है, फिर आपने देख लिया कि वो जो कंपनी है वहां पे कोई थ्रेट तो नहीं है, कोई कंपटीशन तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि भाई वो जो कंपनी है वो अपनी मार्केटिंग कैसे करती है, क्योंकि अब अगर मैं आपको पूछूं कि अगर आपको साबुन लेने जाना है दुकान के ऊपर, ठीक है, तो नहीं सॉरी, कोलगेट लेने जाना है, कोलगेट बोल रहा हूँ मैं, चलो साबुन ही लेते हैं, आपको अगर कपड़े धोने का साबुन लेने जाना है तो आप किस कंपनी का साबुन लेने जाएंगे, कपड़े धोने का साबुन लेने जाना है तो आप किस कंपनी का साबुन लेने जाएंगे, कपड़े का या फिर नहाने का, दोनों में से कोई भी एक कंपनी आपके दिमाग में फटाक से ही, ठीक है, उसी उसी कंपनी का नाम मेरे को बता दीजिए। रीन। रीन, है ना। जैसे ही मैंने बोला साबन कपड़े का होना चाहिए, आपके दिमाग में फटाक से आया कि रीन, रीन, व्हील, सर्फ एक्सल, इसके अलावा आपको जल्दी से कुछ ध्यान में नहीं आया होगा, फिर धीरे धीरे जाके आपको टाइड याद आया होगा, पतंजलि, ये सब याद आया, है ना। ये ऐसा क्यों हुआ, तो ये सब हुआ क्योंकि जो रीन है, रीन ने अपनी मार्केटिंग की है लोगों के घर घर के अंदर। कैसे? आप जब भी टीवी सीरियल्स देखते हैं या टीवी के एड्स देखते हैं तब वहां पे हमेशा एक ऐड रहती थी, दाग अच्छे हैं, है ना, 10 रुपए के अंदर क्या आता है, सर्फ एक्सल आता है, क्योंकि दाग अच्छे हैं, ये था उसका एडवर्टाइजमेंट कैंपेन। तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि रीन अपनी एडवर्टाइज अलग अलग प्लेटफॉर्म पे करते रहता है, इसलिए कस्टमर के दिमाग के अंदर बैठ गया कि ये वाला जो प्रोडक्ट है, ये वाला बहुत क्वालिटी प्रोडक्ट है ना। वैसे तो 1000 सोप मिल जाएंगे, 1000 साबुन मिल जाएंगे, लेकिन आपको पता ही नहीं है वो 1000 साबुन के नाम क्या क्या है, राइट। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट ये भी रहता है कि जो कंपनी है वो अपनी मार्केटिंग कहाँ से करती है, वो जो कंपनी है वो अपनी मार्केटिंग किस चैनल के थ्रू कर रही है, वो ऑनलाइन मार्केटिंग कर रही है, ऑनलाइन है मार्केटिंग कर रही है, जैसे आप यूट्यूब देखते हो तो यूट्यूब के अंदर एडवर्टाइज आती है, या वो ऑफलाइन मार्केटिंग कर रही है, ठीक है, ये भी एक बात हो जाती है। अब जैसे कि जो रीन है, हाँ, रीन साबन है, अब रीन जनरली यूज कौन करता है, कपड़े ऑब्वियसली हम
अब इंडिया के अंदर जनरली जो घर के काम रहते हैं वो वुमेन करती है ना। तो यहाँ पे जनरली जो वुमेन रहती है वो रात को सीरियल देखती है, घर पे काम करके आखिरी में सीरियल देखते हैं। अब टीवी के अंदर सबसे ज़्यादा अच्छा मार्केटिंग का तरीका क्या रहेगा रील प्रोडक्ट के लिए, कि भाई जो एडवर्टाइज आएगी है ना किसी ऐसे टॉप सीरियल की बात, जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा हो गया, उसके बाद जो एडवर्टाइज आएंगी अगर वो यहाँ पे रील को प्लेस कर देंगे एडवर्टाइज, तो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर उसकी देख लेंगे एडवर्टाइज। तो उनको अगर बार बार वही दिखाया गया तो उनके दिमाग में बैठ जाएगा कि भाई रीन सबसे बेहतर साबन है ना, उससे दाग निकल जाते हैं। लेकिन अगर यही कंपनी अपना जो रीन ये साबन है इसको लेकर अगर फेसबुक के ऊपर चली गई, ठीक है, फेसबुक के ऊपर या फिर ट्विटर के ऊपर चले गए, तो क्या यहाँ पे इसकी मार्केटिंग होगी इतनी? तो मैं कहूँगा नहीं होगी, क्योंकि जितनी भी जनरली हमारी लेडीज़ है इंडिया की, वो जो घर पे काम करते हैं वो 30 साल के ऊपर के हैं, है ना, हमारे मम्मी चाची ये सब। तो ये सब ट्विटर के ऊपर अवेलेबल ही नहीं है, इनको टाइम ही नहीं मिलता है घर के काम से। तो क्योंकि इनका टारगेट ऑडियंस ट्विटर के ऊपर है ही नहीं, तो यहाँ पे ये ट्विटर के ऊपर जाके एडवर्टाइज करके क्या फ़ायदा, है ना। तो आपको देखना है कि आपकी कंपनी बेसिकली एडवर्टाइज कहाँ से करती है, किस तरीके से करती है, राइट। तो ये सारी बातें आपको किसी भी सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले देखना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने एक डेयरी सेक्टर बोल दिया, अब आप मेरे को बताइए क्या आपको डेयरी सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपको क्या लगता है? नहीं करना चाहिए। ओके, और क्या आप मेरे को इसका रीजन बता सकते हो क्यों नहीं करना चाहिए? एक तो उसका एक्सपायरी जो ये है बहुत कम है, हाँ हाँ, और एक्सपेंस ज्यादा है, उसका खर्चा ज्यादा है। खर्चा ज़्यादा है उसका, है ना, तो उसकी वजह से उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा अपने आप ही। बिल्कुल सही बोला आपने, ठीक है। तो यही रीज़न है। इसी तरह से जो ये सिंपल अपन ने अभी बात की है, इसी को हम अलग अलग सेक्टर के ऊपर अप्लाई करके देख सकते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ जहाँ पे मैं इस चीज़ को अप्लाई करता हूँ, ठीक है। आप इस एग्जांपल को अच्छे से समझना। जैसे मैं लेता हूँ टेलीकॉम सेक्टर, ठीक है। टेलीकॉम सेक्टर जो है, टेलीकॉम यानी कि जियो, एयरटेल, वोडाफोन, बीएसएनएल, ये सब सेक्टर हो गया, ठीक है। क्या आपको टेलीकॉम सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ, आपके हिसाब से करना चाहिए, ठीक है। और क्यों करना चाहिए आप बताइए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। टेलीकॉम जरूरत है ना, सबके पास मोबाइल है, इंटरनेट है। हाँ हाँ, सबके पास इंटरनेट है, तो हर घर के अंदर रिचार्ज करना पड़ता है सबको फ़ोन के अंदर, उसके बिना तो काम चलता ही नहीं है, जब तक अपन नेट ना यूज़ कर ले तब तक। बिना चलता ही नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात बोली आपने। तो यहाँ पे टेलीकॉम सेक्टर की अब मैं अपना जो लॉजिक है ये आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। आप मेरे को बताना ये चीज़ मैं सही बता रहा हूँ या कहीं पे गलत जा रहा हूँ। अगर मैं गलत जा रहा हूँ तो आप मेरे को रोक देना बीच में। देखिए, तो आपको सबसे पहले क्या देखना है कि नेचर क्या है प्रोडक्ट का। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या हुआ टेलीकॉम सेक्टर में, कि वो आपको एक सिम बेचते हैं, वो सिम के ऊपर आपको हर महीने रिचार्ज करना पड़ता है, ठीक है। तो उनका प्रोडक्ट हो गया जो वो नेट, फ़ोन कॉल ये सब देते हैं, ये उनका प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। इसके साथ ही साथ उनके बाकी प्रोडक्ट भी रहते हैं, जैसे कि वो वाईफाई लगा के देते हैं घर के अंदर, है ना। वो अलग अलग टाइप के वाईफाई रहते हैं, कोई फास्ट इंटरनेट रहता है, कोई स्लो इंटरनेट रहता है ना। तो ये एक बात हो गई। जियो सिनेमा हो गया उसका, वहाँ पे जाओ और फुटबॉल देखो, क्रिकेट देखो, ये एक चीज़ हो गई। तो यहाँ पे आपने प्रोडक्ट को समझ लिया। तो प्रोडक्ट तो हम हर रोज यूज़ करते हैं, हम नेट भी करते हैं, हम कॉल भी करते हैं, हम जियो सिनेमा भी देखते हैं, राइट। तो प्रोडक्ट तो एक नंबर है, यहाँ पे चेकलिस्ट के अंदर इसको मिल गया डन, ठीक है। फिर आता है टारगेट कस्टमर, यानी कि इस प्रोडक्ट को यूज़ करने वाले जन कितने हैं, कितने लोग हैं। तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर ही 140 करोड़ लोग हैं। उसके अंदर से अगर हम यंग लोगों को मिला दें जिनके पास फ़ोन है, वही 100 करोड़ के आसपास आ जाएंगे, है ना। चाहे थोड़ा छोटा फ़ोन हो चाहे बड़ा फ़ोन हो, सब जन आज नेट का यूज़ कर रहे हैं। तो सब जन इनफैक्ट यहाँ पे टारगेट कस्टमर है इसका। तो यहाँ पे कस्टमर तो बहुत बड़ा है, ये भी हमको समझ आ गया कि घर घर के अंदर मोबाइल चाहिए, रिचार्ज चाहिए, ठीक है। तो टारगेट कस्टमर के ऊपर भी आपका आ गया टिक, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे
कि सबसे ज़्यादा कमाई कहाँ से होती है। ये जो टेलीकॉम ऑपरेटर रहता है इनको सबसे ज़्यादा कमाई कहाँ से होती है। तो जैसे इन्होंने सिम बेच दिया आपको, अब ये सिम आपको बेचते हैं फ्री में, ठीक है, आइए और सिम लेके जाइए। फिर आपको हर महीने रिचार्ज करने बोलते हैं, ठीक है। पहला तो रिचार्ज से कमाई होती है ना। अब वो एक रिचार्ज के अंदर वो अपनी सारी सर्विसेज भी देते हैं कि भाई आपने अगर जियो का रिचार्ज करवाया तो आपको गाने फ्री में सुनने मिलेंगे, आपको टीवी देखने मिलेंगे जियो टीवी के ऊपर, आपको जियो सिनेमा के ऊपर आईपीएल देखने मिलेगा अभी, है ना। तो ये हो गया उसका सर्विसेज, राइट। लेकिन इसका और भी ज़्यादा प्रोडक्ट आते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे जियो ने लाया था जियो फोन, ठीक है। तो जियो फोन के अंदर उसका अच्छा खासा कमीशन था। क्यों? क्योंकि उसने जब जियो लाया था, फ्री में नेट दे रहा था, तब क्या कर रहा था, वो अपने को सिम जो है ये दे रहा था फ्री सिम, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये 4G का सिम था तो किसी के पास 4G उस टाइम पे था ही नहीं फोन, इसीलिए उसने खुद का लाइफ करके सिम लाया था, लाइफ। ये भी रिलायंस का ही था। तो वो इसके लिए हमको 5,000 रुपये चार्ज कर रहा था, है ना। तो क्या हुआ यहाँ पे, उसने सिम तो फ्री में दे दिया और नेट भी फ्री में दे दिया, लेकिन उसने फ़ोन बेच दिया आपको। मतलब उसका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कहाँ से हुआ, तो ये फ़ोन बेच के कमाई हुई उसकी, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया कि फ़ोन बेच के कमाई हुई, है ना। तो अब आप ये बताइए, अगर कोई उसका फ़ोन खरीदे ही ना तो ये तो इसलिए बिका उसका क्योंकि 4G का फ़ोन अवेलेबल नहीं था मार्केट के अंदर, ठीक है। सपोज दैट अगर उसके बाद 4G फ़ोन आ गए, जैसे माइक्रोमैक्स आ गया, सॉरी शाओमी आ गया, रियलमी आ गया, ये सब आ गए, तो यहाँ पे 4G फ़ोन दूसरे आ गए, तो आप बताइए आपने लाइफ का फ़ोन कभी खरीदा, या लोगों ने लाइफ का फ़ोन उसके बाद कभी नहीं खरीदा, जैसे ही नया कंपटीशन आ गया, है ना। तो जहाँ से सबसे ज़्यादा कमाई हो रही थी जियो की, वो एकमात्र चीज़ यहाँ पे गायब हो गई बिल्कुल, है ना। फिर क्या किया उसने, सिम जो फ्री कर रहा था, ये सिम के पैसे चार्ज करने स्टार्ट कर दिए, 100 रुपये पर मंथ, 150 रुपये पर मंथ, है ना। अभी क्या कर रहा है वो, अभी क्या कर रहा है, अभी वो बेच रहा है यहाँ पे फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, मतलब घर घर में नेट, ठीक है। अब ये फाइबर लगाने की कॉस्ट लेगा वो, आपको स्टार्टिंग में फ्री दे रहा है, अब उसकी कॉस्ट लेगा, तो यहाँ से उसका स्टारशिप प्रोडक्ट है। तो आपको समझ गया सब कुछ कि भाई कौन सा प्रोडक्ट अभी वो बेचने की कोशिश कर रहा है, घर घर में इंटरनेट प्रोवाइड करने की, ठीक है। तीन चीजें आपको समझ गई। फिर आपको देखना है उसका खर्चा कहाँ पे आता है। अगर तो उसका प्रॉफिट जो है, उसका इनकम जो है वो ज़्यादा है उसके खर्चे से, तो प्रॉफिटेबल कंपनी रहेगी लॉन्ग टर्म में। लेकिन देखिए अभी क्या शुरू है, आज से 5 साल पहले 4G टेक्नोलॉजी नहीं थी, ठीक है। उस टाइम पे था 3G। तो क्या करना पड़ा उनको, 4G के अंदर लाना पड़ा, है ना। 4G के अंदर जब वो ला रहे थे तब उनको यहाँ पे टेक्नोलॉजी लगी, राइट। अब टेक्नोलॉजी उन्होंने बना तो ली, लेकिन ये घर घर तक पहुंचाना भी है, तो उसके लिए उनको टावर खड़े करने पड़े, ठीक है। टावर बनाने पड़े हर गांव के अंदर। फिर क्या करना पड़ा, यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट से लाइसेंस करवाना पड़ा, है ना। अगर आपको रिसेंटली पता होगा तो अभी 4G से 5G के अंदर शिफ्ट कर रहे हैं जियो और एयरटेल, ठीक है। तो यहाँ पे 5G का जो टेक्नोलॉजी है ये क्रिएट करने के लिए इसको फिर से खर्चा लगा, इसको फिर से ऐसे टावर बैठाने पड़े जो 5G को सपोर्ट करते हैं, इसको फिर से एक ये है ट्राई करके इंडिया के अंदर है, ये हमारी टेलीकॉम कम्युनिकेशन की इसमें काम करती है। तो इनसे 5G की टेक्नोलॉजी के ऊपर लाइसेंस करवाना पड़ा, है ना। 1 लाख करोड़ का बिका पूरा टोटल मिला दे तो क्या है, टेलीकॉम कंपनी के अंदर सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे ये 5G के ऊपर नहीं रुक सकते, ठीक है। इनको 5G से 6G के अंदर जाना ही पड़ेगा, इनको फिर से टेक्नोलॉजी बनानी पड़ेगी, ठीक है। फिर से टावर को अपना अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर से यहाँ पे लाइसेंस लेना पड़ेगा। समझ रहे हो आप मेरी बात। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो कंपनी है इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है कि इसको कॉन्स्टेंटली यहाँ पे इनोवेशन करना है, टेक्नोलॉजी के ऊपर खर्चा करना है, कॉन्स्टेंटली यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने हैं, मतलब टावर बनाने हैं, ऑफिसेस बनाने हैं इंडिया में। कॉन्स्टेंटली इसको हर दूसरे साल के अंदर लाइसेंस खरीदना है गवर्नमेंट से, ठीक है। तो ये सब के अंदर इसका पैसा जाना फिक्स है हर साल, ठीक है। और यही रीज़न है इसका सबसे बड़ा जो खर्चा आता है, यही तीन चीज़ के ऊपर होता है।
तो ये चीज़ आपको पता चल गई कि सबसे ज़्यादा खर्चा यहाँ इसी 3 चीज़ के ऊपर होता है। ठीक है, अब आप आगे जाते हो और आप देखते हो कि भाई ये मार्केटिंग कहाँ से करता है। तो सिंपल सी बात है, जियो और एयरटेल कहाँ से मार्केटिंग करते हैं? ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से करते हैं। ठीक है, ऑनलाइन के अंदर उसके स्टोर दिख जाएंगे आपको, और सॉरी, ऑफलाइन के अंदर स्टोर दिख जाएंगे, और ऑनलाइन के अंदर क्या होगा, आपको एडवर्टाइज आ सकती है उसकी ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की। आप जब आईपीएल देखेंगे, ठीक है, अभी जियो सिनेमा के ऊपर आएगा, तब आईपीएल देखने के टाइम पे भी आपको किसके ऊपर मिल रहा है? जियो सिनेमा के ऊपर मिल रहे हैं ना। तो वो अपने आप ही ऑनलाइन मार्केटिंग हो गई उसकी, समझ रहे हो आप? बाद में जब एप्पल की एडवर्टाइज आती है फ़ोन के अंदर, तब उसके अंदर आखिरी में एयरटेल का सिम आता है, एयरटेल का लोगो आता है एप्पल के एडवर्टाइज के अंदर। तो वो हो जाता है उसका मार्केटिंग। तो यहाँ पे अच्छी बात है कि ये ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं। ठीक है, फिर आपको देखना है ये जो इंडस्ट्री है, टेलीकॉम इंडस्ट्री है, यहाँ पे कॉम्पिटिटर्स है या नहीं है। ठीक है, अब सपोज दैट कोई नई कंपनी आई, ठीक है, अगर सपोज मैं अपनी कंपनी बनाता हूँ टेलीकॉम की, मेरी कंपनी का नाम है एबीसी, ठीक है, और मैं यहाँ पे सोचूं कि भाई मैं टेलीकॉम इंडस्ट्री में जाऊँगा और सबको हरा दूंगा, तो ये बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी वाला सोच है मेरा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास ना पैसा है ना टेक्नोलॉजी अभी, राइट। लेकिन जो जियो है, जियो एयरटेल, इनके पास सब कुछ है पहले से। तो यहाँ पे कंपटीशन मेरे बहुत बड़े हैं, और ये क्या करेंगे, सीधा सीधा इतने सस्ते प्लान दे देंगे कि भाई मैं यहाँ पे खड़ा भी नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो मेरे लिए यहाँ पे इस सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा हाई कंपटीशन है, राइट। तो मतलब कंपटीशन के इसमें तो सबसे टॉप पे है अभी जियो और एयरटेल। तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे कंपटीशन तो बहुत गहरा है, ठीक है, ये दो कंपनीज के बीच में, राइट। तो मैं कोई नई कंपनी नहीं एक्सपेक्ट कर सकता इस वाले सेक्टर के अंदर, जो कि अगर मैं इस सेक्टर में इन्वेस्ट करूँ तो जो मेरे लिए पॉजिटिव बात है। ठीक है, इस सेक्टर में मैं कोई नई कंपनी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे खर्चा बहुत ज़्यादा लग सकता है, और इतना खर्चा कोई करता नहीं है स्टार्टिंग में, है ना। तो कोई नया प्लेयर आएगा नहीं। अगर कोई नया प्लेयर नहीं आया, ठीक है, और गवर्नमेंट भी यहाँ पे नहीं रही इन्वॉल्व, तो क्या होगा, यहाँ पे ये कंपनीज कितनी भी हाई प्रॉफिटेबिलिटी कर सकते हैं, कितना भी हाई रिचार्ज चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कॉम्पिटिटर नहीं रहेगा यहाँ पे, ये इसके लिए एक पॉजिटिव बात है। ठीक है, अब इसके पीछे ये क्या है, ऑब्स्टेकल क्या है, मतलब क्या क्या खतरनाक चीज़ें हो सकती है। नंबर 1 चीज़ हो सकती है कि हो सकता है किसी रीज़न के वजह से इनका जो सर्विस है उसके अंदर प्रॉब्लम हो जाए। हो सकता है एयरटेल थोड़ा सस्ता प्लान ऑफर कर दे आपको, ठीक है। हो सकता है कि जहाँ पे इनके टावर बनने वाले हैं वो टावर के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी आ जाए, ठीक है, या वहाँ पे कुछ भूकंप हो जाए जिसकी वजह से टावर गिर जाए और इसको वापस टावर खड़ा करना पड़े यहाँ पे, है ना। ये सब इसकी मेन ऑब्स्टेकल्स है। कस्टमर जो है, इसका जो कस्टमर है वो खुश नहीं रहता। बोले तो अगर आप भी और मैं हैं तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे नेटवर्क के ऊपर शिफ्ट होते हैं। अगर जियो ने सपोज अपना 1 महीने का रिचार्ज किया 150 रुपये का, ठीक है, और एयरटेल ने अपना रिचार्ज किया 140 रुपये का, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा एज अ कस्टमर, मैं तुरंत ही पोर्ट करवा लूँगा जियो से एयरटेल के अंदर। ठीक है, मेरे को कोई इस ब्रांड से बिल्कुल फ़र्क नहीं गिरता है। मेरे को क्या चाहिए, सस्ता चाहिए प्लान, है ना। थोड़ी स्पीड कम आएंगी तो चलेगा, लेकिन मेरे को प्लान सस्ता चाहिए, सिंपल बात है। इसका मतलब क्या है, इस सेक्टर के अंदर ब्रांड लॉयल्टी नहीं है, कस्टमर लॉयल्टी नहीं है, क्योंकि कस्टमर को सिर्फ सस्ता चाहिए। और यही सस्ते के चक्कर के अंदर क्या करना है, अब सपोज ये 1 महीने का रिचार्ज यहाँ पे अगर बोल दे 500 रुपये, ठीक है, और ये एयरटेल बोल दे कि ये भी 500 रुपये देते हैं, अगर ये दोनों सेम प्राइस ऑफर करने लगे 500 रुपये, ठीक है, और फिर यहाँ पे गवर्नमेंट की कंपनी है BSNL, उसका जो प्लान है वो अभी सिर्फ 250 रुपये के ऊपर है, ठीक है। तो आप मेरे को बताइए इन तीनों में से आप किसके पास जाएंगे? आप शिफ्ट, BSNL। और आप जाएंगे क्या सही में BSNL के पास, जबकि जियो और एयरटेल की सर्विस बहुत अच्छी है। BSNL कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा, तो आप बताइए, क्या आप 500 रुपये पे करेंगे 1 महीने के, या थोड़ा बहुत आगे पीछे करके 250 रुपये में चल जाएगा आपका काम? 250 में चल जाएगा। चल जाएगा, है ना। यही जो चीज़ है, यही सारी कस्टमर की सोच है यहाँ पे, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जियो और एयरटेल के लिए।
ये अपने हिसाब से प्राइस की बड़ा इंक्रीज नहीं कर सकते। अगर इन्होंने अपना प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया ना, तो ये पीछे BSNL खड़ा है जिसका प्राइस बहुत कम है, तो कस्टमर तुरंत ही यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे BSNL से पे। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसका मतलब क्या है, जो जियो और एयरटेल है, इनको अपना अर्निंग यानी कि कमाई इंक्रीज करने के अंदर बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये अपना प्राइस नहीं बढ़ा सकते। तो इनको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे प्राइस का हाथ में नहीं है इनके, तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम के ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे। और वहाँ पे भी बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है लोगों के बीच में, कंपनीज के बीच में, ठीक है। तो ये आपको मिल गया ये ऑब्स्टेकल इसके। और यहाँ पे मॉडल की फ्लेक्सिबिलिटी है या नहीं, आप मेरे को बताइए, क्या ये मॉडल एक्सपांड कर सकता है या नहीं कर सकता है? कर सकता है। कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि ये तो ऑनलाइन चीज़ है, नेट प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। तो ये ऑब्वियसली एक्सपांड कर सकते हैं, इनको बस एक बार सेटअप करना है और फिर ये कहीं पे भी नेटवर्क दे सकते हैं, ठीक है। तो मतलब अब इसके अंदर से कितने हमारे टिक राइट हुए, प्रोडक्ट अच्छा है, कस्टमर बड़ा है, ठीक है, सोर्स ऑफ रेवेन्यू हमने देख लिया ज़्यादा कहाँ से होता है, मेजर कॉस्ट बहुत ज़्यादा रिकरिंग कॉस्ट है, ठीक है, लाइसेंस लेना पड़ेगा हर साल, टेक्नोलॉजी ये वो, मार्केटिंग कर सकते हैं, कंपटीशन इस सेक्टर में नहीं है, ये भी एक अच्छी बात है ना। ऑब्स्टैकल एक बहुत बड़ी बात है, ऑब्स्टैकल के ऊपर इसको फोकस करना पड़ेगा, है ना। मॉडल जो है फ्लेक्सिबल है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपने देख ली यहाँ पे, ठीक है। तो आपको समझ गया कि एयरटेल और जियो जो है वो कैसे काम करते हैं, राइट। अब ये सारी बातें देखने के बाद आप मेरे को बताइए, क्या जियो, आपको लगता है जियो और एयरटेल जो है इनका जो कमाई है, ठीक है, ये हर साल सपोज इस साल अगर ये 100 रुपये की कमाई कर रहे हैं, ठीक है, तो अगले साल इनकी कमाई बढ़ के 200 रुपये हो सकती है। क्या आपको लगता है इतना बड़ा जंप आ सकता है? नहीं हो सकता। अच्छा, क्यों नहीं हो सकता? अभी उनको खर्चा भी ज्यादा है बहुत सारा। हाँ हाँ, हाँ, और टेक्नोलॉजी अलग आ जा सकती है, तो उसके ऊपर फिर से उनको पैसा लगाना पड़ेगा। सही है, बिल्कुल सही है, और यही बात तो मैं चाहता था सुनना। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने ही बोला कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी बार बार नहीं आ सकती है, तो उसको वापस से इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, है ना, बहुत खर्चा करना पड़ेगा। तो इसका मतलब इसका अर्निंग बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ सकता, ठीक है, इसका अर्निंग बहुत स्लोली 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 बढ़ेगा, राइट। तो इसका स्टॉक प्राइस भी स्लोली 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 बढ़ेगा ऊपर, राइट। इसीलिए आपको टेलीकॉम सेक्टर से दूर रहना है, ठीक है, क्योंकि ऐसा कहते हैं, जैसे अगर सपोज अभी तो जियो आ गया, ठीक है, जियो और एयरटेल, अब सपोज दैट इन दोनों से भी बड़ा कोई कंपटीशन रहा, जैसे कि USA का है टेस्ला, ठीक है, एलन मस्क है, ठीक है, टेस्ला का ओनर एलन मस्क। अगर इन दोनों से भी ज़्यादा अमीर कोई इंसान आ गया, जो आपको सेम जो 100 रुपये का रिचार्ज है उसको 70 रुपये या 50 रुपये में देने लग जाए, तो आप 50 रुपये वाले के पास चल जाएंगे, जैसे हम जियो की तरफ चले गए थे आज से 5 साल पहले, है ना। तब तो बहुत कुछ था, टेलीनॉर, यूनिनॉर, डोकोमो, वोडाफोन आइडिया, ठीक है, बहुत कुछ था। तो इस सेक्टर में क्या है, जिसके पास भी ज़्यादा पैसा रहेगा वो आके कुछ भी कर सकता है, हिला सकता है पूरे इंडस्ट्री को। तो यहाँ पे आपको कन्विक्शन नहीं बन रही है कंपनी के ऊपर, सेक्टर के ऊपर, तो आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है, इस सेक्टर में ही इन्वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। इसी तरीके से आपको बाकी सारे सेक्टर को यहाँ पे कंपेयर करना है। हेलो। हाँ सर, पूछिए। हाँ, एक क्वेश्चन। अभी ये सेक्टर चल रहा है टेलीकॉम, तो इसके अंदर अभी रिसेंटली न्यूज आ रही है कि वो गवर्नमेंट ने VI के शेयर्स ले लिए, इक्विटी में कन्वर्ट कर रही है। हाँ हाँ, तो ट्रेडिंग वाले तो बोल रहे हैं उसमें पैसा लगाओ कमाई हो जाएगी, तो क्या उसके ऊपर आपकी क्या राय है? देखिए, जो VI का शेयर है, ऑब्वियसली VI जो कंपनी है, ठीक है, इसको गवर्नमेंट डूबने नहीं दे सकती है, क्योंकि एक तो इसके ऊपर लोन बहुत है, ठीक है। अब सेकंड चीज़, यहाँ पे अगर वोडाफोन आइडिया कंपनी डूब जाती है, ठीक है, कल कोई, तो क्या होगा, यहाँ पे जियो और एयरटेल की यहाँ पे डुओपोली हो जाएगी, है ना। और जियो और एयरटेल दोनों एक साथ क्या बोलेंगे, हम दोनों की जो प्राइस है वो दोनों के प्राइस यहाँ पे 250 रुपये, ठीक है, हम दोनों ही कम नहीं करने वाले और दोनों सेम ऑफर दे रहे हैं बिल्कुल।
तब कस्टमर को कुछ भी करके ये दोनों में से किसी एक का ऑफर लेना ही पड़ेगा कंपलसरी। और गवर्नमेंट नहीं चाहती कि इस सेक्टर में, किसी भी सेक्टर में डुओपोली हो जाए। तो गवर्नमेंट तो ये फिक्स था कि वोडाफोन आइडिया को खरीदेंगी, राइट, चाहे वो नुकसान में खरीदे। फिर वो क्या कर सकती है, वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल का मर्जर भी कर सकती है बाद में, है ना। लेकिन यहाँ पे अब डिपेंड करता है। अभी सपोज मेरे को पता नहीं है मार्केट में कितना प्राइस शुरू है आइडिया का, सपोज 10 रुपये प्राइस शुरू है, ठीक है। अब 10 रुपये के ऊपर 6 रुपये, अच्छा, तो सपोज 6 रुपये प्राइस शुरू है, ठीक है। तो क्या होगा, अगर मार्केट में इक्विटी खरीद रही है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ये इसको खरीद सकती है। तो तत्पूर्वता आपको जो मिलेगा इसका फ्लक्चुएशन, ये आपको दिखेगा 15 रुपये तक जा सकता है मैक्सिमम, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं अगर ये एक दिन में 2 दिन में 15 रुपये या 10 रुपये को टच कर दिया, है ना। लेकिन अगर मैं बात करूँ आने वाले 5 साल बाद या 10 साल बाद इसकी प्राइस क्या होने वाली है, तो मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी कि ये 6 रुपये का शेयर मार्केट में लिस्टेड ही ना रहे, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड ही ना रहे, ठीक है। नहीं, पहले 4 रुपये था सर। हाँ, तो पहले 4 रुपये था, फिर बीच में 13 रुपये हो गया था एक बार, और फिर से गिर के 6 रुपये आ गया ना, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो स्टॉक, तो ये जो स्टॉक है बेसिकली वोडाफोन आइडिया का, ये आपके लिए एक ट्रेडिंग यानी पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए शेयर हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ऐसे स्टॉक की जो आप 5 साल 10 साल बाद होल्ड कर सके, राइट। तो यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के अंदर कोई 5 साल 10 साल वाला कन्विक्शन नहीं है। ये आज भी डूबे वाला है, ये कल भी डूबे वाला रहेगा, ठीक है। क्योंकि सेम चीज हुई थी हमारी किसके साथ, आपने एक नाम सुना होगा रिलायंस का, क्या सर? सर क्वेश्चन रिपीट कीजिए। हाँ, तो आपने मुझे पूछा था कि वोडाफोन आइडिया गवर्नमेंट परचेस करने वाली है, तो क्या हो सकता है फ्यूचर में, है ना। ट्रेडर्स तो बोल रहे हो उसको बाय कर लो, तो यहाँ पे आपको रिस्क बहुत ज़्यादा हाई है। उसको अगर आप बाय करेंगे तो हो सकता है आपका लॉस भी हो जाए, 6 रुपये का स्टॉक 3 रुपये या 2 रुपये पे चले जाए, नंबर 1। सेकंड चीज़, यहाँ पे हो सकता है आपके कुछ पैसे बन जाए, 6 का स्टॉक 12 हो जाए, डबल पैसे हो जाए। लेकिन आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 6 रुपये का स्टॉक 20 रुपये हो जाएगा या 30 रुपये हो जाएगा, ठीक है। इतना नहीं होने वाला, ठीक है। क्योंकि हम एक चीज़ जानते हैं कि रिलायंस कम्युनिकेशन नाम का एक शेयर था जो अनिल अंबानी का था आज से कुछ साल पहले, वो भी सेम बिजनेस के अंदर था, वो भी मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइड करता था हमको, रिलायंस का सिम आता था पहले। तो ये वाला भी डूब गया है, इसका स्टॉक प्राइस भी आज सिर्फ 1-1.5 रुपये के ऊपर ही है ना। तो इसका मतलब कंपनीज को डूबने के लिए, जो एक बार गिर गई नीचे, उसको वापस खड़ी होने के लिए बहुत टाइम लग सकता है, और उतना कोई भी होल्ड नहीं करता है जनरली, ट्रेडर तो कैसे नहीं करते। तो इस तरीके से आपको सेक्टर का एनालिसिस करना है, ठीक है। अब मैं आपको फाइनली एक सेक्टर का नाम बताता हूँ, आप मेरे को एक एक पॉइंट में उसका ये बताइए। हमने जो अभी डिस्कस किया ना, मैं आपको एक सेक्टर का नाम बताता हूँ, फिर आप मेरे को बताना क्या क्या बात आप उसके अंदर ऐड कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले देख लेते हैं कोई सेक्टर जो आपको पसंद हो, ऐसा कोई सेक्टर है सर, मैम? जिसके अंदर आपको लगता है कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसा कोई सेक्टर है? पावर सेक्टर। पावर सेक्टर, तो सपोज पावर सेक्टर के ऊपर लेते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर आप ही लोग मेरे को बताइए क्या क्या आप सोच सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये डिपेंड करना है कि पावर सेक्टर किस तरह का पावर, ठीक है। ट्रेडिशनल पावर यानी कि कोल पावर, ठीक है, हाइड्रो पावर, सोलर पावर, किस सेक्टर, इस सेक्टर में पर्टिकुलरली कौन सी चीज़ पावर सेक्टर में, अगर ये आपको पता करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे स्टॉकेज के ऊपर जाएंगे, और फिर क्या करेंगे आप, यहाँ पे सेक्टर्स आता है, ठीक है। स्टॉकेज में सेक्टर्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे, फिर क्या होगा, यहाँ पे सेक्टर्स के अंदर आप यहाँ पे पावर सेक्टर डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पावर सेक्टर आ गया, तो यहाँ पे मेरे को 2 आ गए ऑप्शन, एक आ गया इंटायर पावर सेक्टर, एक आ गया मेरे को पावर सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन,
ठीक है। तो यहाँ पे इंटायर पावर सेक्टर के ऊपर क्लिक किया मैंने, तो आपको देखना है यहाँ पे बहुत सारे पावर सेक्टर के स्टॉक्स हैं, ठीक है। अब इन सब के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले तो हम देखते हैं कि पावर सेक्टर में इन्वेस्ट करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, क्या आप मेरे को इसका प्रोडक्ट बता सकते हो, पावर सेक्टर के अंदर क्या प्रोडक्ट है? सोलर सोलर रूफटॉप टावर है, ईवी चार्जिंग स्टेशन है, बाद में ये पावर ग्रिड स्टेशन है, ये सारे प्रोडक्ट है। ये सारे प्रोडक्ट है, लेकिन आपने जो भी बोला ये सब कोई एक ही कंपनी करती है क्या? आपको वो भी सर्च करना है, क्योंकि अभी तक तो मेरे ख्याल से कोई एक कंपनी ऐसी नहीं जो इन सभी सेक्टर्स के अंदर है। अभी हर कंपनी, हाँ टाटा पावर्स अपने स्पेशल इसमें है। फॉर एग्जांपल ईवी व्हीकल के अंदर वो है, ठीक है। वो यहाँ पे कोल सेक्टर के अंदर नहीं है, वो यहाँ पे सोलर सेक्टर के अंदर घुसी नहीं है अभी तक, वो घुसने वाली है। तो आपको यहाँ पे ये देखना है कि इन सारे सेक्टर्स में से आपको क्या लगता है फ्यूचर में कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा ऊपर जा सकता है? नेचर ऑफ द प्रोडक्ट है ईवी का, ठीक है। ईवी यानी कि पावर सेक्टर के अंदर आता है इलेक्ट्रिक व्हीकल, राइट। तो सेकंड चीज, अब ईवी जो ईवी है ना, वो एक्चुअली पावर सेक्टर के अंदर नहीं आएगा, वो स्पेशल कैटेगरी है उसकी। पावर सेक्टर के अंदर क्या आएगा, एक तो तुम पावर बना रहे हो, एक तो तुम इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हो, या तो तुम कोयले से आग बना रहे हो या इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हो कहीं से भी यूज करके, उसको हम कहते हैं पावर सेक्टर। तो ईवी बेसिकली उसका एप्लीकेशन हो गया, पावर का एप्लीकेशन ईवी हो गया। पावर सेक्टर के अंदर क्या हो जाता है कि भाई आपने सोलर पावर है ना, वो पैनल का यूज करके पावर जनरेट किया, वो हो गया ईवी, ठीक है। तो वापस आते हैं, तो यहाँ पे नेचर ऑफ द प्रोडक्ट क्या रहेगा पावर सेक्टर का, कि भाई ये इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब ये इलेक्ट्रिसिटी बनाना आसान चीज है या हार्ड चीज है? इलेक्ट्रिसिटी बनाना आसान चीज है या हार्ड चीज है? हर चीज है। हार्ड चीज है, कोई भी नहीं बना सकता, क्योंकि उसको बनाने के लिए जो मशीन्स लगती है वो बहुत हाई लेवल की है, बहुत प्राइसिंग हाई है। दूसरा, ये बनाते समय आपको गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए हमेशा, ठीक है। हर कोई आके यहाँ पे पावर नहीं जनरेट कर सकता, उसको गवर्नमेंट अगर बोलेगी तो ही वो पावर जनरेशन कर सकता है ना। तो गवर्नमेंट को मनाना पड़ेगा, राइट। हो सकता है कि आपका जो पावर स्टेशन हो वहाँ पे कुछ ऊपर नीचे हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, सिक्योरिटी हाई रखनी पड़ेगी, राइट। तो इसके लिए आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है ना, उसके पीछे आपको खर्चे बहुत आ रहे हैं। जो आपका मेजर कॉस्ट है यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर, ये बहुत हाई है। क्यों? क्योंकि पहले मशीन्स खरीद लिया, दूसरा गवर्नमेंट से बार बार लाइसेंस करवाया, सर्टिफिकेशन करवाया, अपनी जो फैसिलिटी है जहाँ पे आप प्रोडक्ट करवा रहे हो, मतलब इलेक्ट्रिक जनरेशन कर रहे हो, वहाँ पे आपको हर एक महीने में या एक हफ्ते के अंदर सिक्योरिटी चेक करना पड़ेगा बार बार, है ना। आपको यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट लगेगा। अब आप बोलेंगे यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से आया, तो सिंपल सी बात है, आप किसी चीज़ से, तो सपोज यहाँ पे आप कोल से कर रहे हो या तो फिर सोलर 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 पकड़ते हैं। अगर आप सोलर से कर रहे हो या तो फिर सोलर अच्छा है मेरे ख्याल से, मैं कोल का एग्जांपल देता हूँ। कोल से कर रहे हो तो कोल से करने के लिए आपको कोल पहले फैक्ट्री तक तो लेके आना पड़ेगा अपने, है ना। तो फैक्ट्री तक लाने का कॉस्ट आपका खुद का रहेगा, नंबर वन। सेकंड चीज, अब इसको यूज करके अगर आप पावर जनरेशन कर लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये निकलता है, पोल्यूशन निकलता है, ठीक है। अब ये पोल्यूशन के लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि उसको कार्बन फ्री करना है इसको, इंडिया को। तो वो पोल्यूशन जो निकल रहा है उसको भी कम करने के लिए आपको कुछ मशीन्स का यूज करना पड़ेगा, ताकि वो जो पोल्यूशन है वो कम से कम निकले, है ना। नहीं तो गवर्नमेंट क्या करेंगी, उस सर्टिफिकेशन ही नहीं देंगी आपके पावर प्लांट को। तो मतलब पावर जनरेशन के अंदर खर्चा बहुत ज्यादा है, राइट। तो आपका प्रोडक्ट तो अच्छा है, ये तो हर घर में बिकता है, इसके टारगेट कस्टमर बहुत है, ठीक है, ये सही है। लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर जो कॉस्ट है ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो कॉस्ट के अंदर मात खा गया। सेकंड चीज़, आपको मेजर रेवेन्यू कहाँ से होता है,
तो ऑब्वियसली आप पावर जनरेट कर रहे हो, जितने ज़्यादा लोग यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, है ना। तो ये आपका मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू हो गया, सिंगल सोर्स। ठीक है, ये आपको समझ गया। अब इस चीज़ के अंदर आपको मार्केटिंग कर सकते हैं क्या, आप मेरे को बताइए। पावर जनरेशन के अंदर आप मार्केटिंग कर सकते हैं, हाँ या ना? नहीं। नहीं। तो मार्केटिंग का फैक्टर ही अवॉइड हो गया, बिल्कुल, है ना। उसके बाद ये वाला पॉइंट लेता हूँ। आप मेरे को बताइए कि ये जो मॉडल है पावर जनरेशन का, ये आसान है स्केल करने में या हार्ड है एक्सपांड करने में, हार्ड है या आसान है? अगर आप ऐसा नहीं है। आसान नहीं है, आसान नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पे इनिशियल खर्चा बहुत लग रहा है। आपको मशीन लानी पड़ेगी, जमीन खरीदनी पड़ेगी, गवर्नमेंट से मिलना पड़ेगा, है ना। बहुत सारे प्रोसेस है, मतलब ये मॉडल आसान नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो दो टिक कैंसिल हो गए हमारे। दूसरा, उसके बाद यहाँ पे कॉम्पिटिटर्स हाई है। आपको देखना है कंपटीशन है यहाँ पे, आसानी से नया नया प्लेयर कोई आ सकता है कंपटीशन में, नंबर 1, या नहीं आ सकता है। ठीक है, और अभी कितने प्लेयर है वहाँ पे, तो क्या नया प्लेयर कोई आसानी से आ सकता है पावर सेक्टर के अंदर? नहीं आ सकता। तो ये एक पॉजिटिव बात है सेक्टर के लिए कि कोई नया प्लेयर नहीं आ सकता। जिनके पास अभी बिजनेस है वही आगे चला सकते हैं बिजनेस अच्छे से। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे की ऑब्स्टेकल भी देखने पड़ेंगे। ठीक है, जो हमने मेजर कॉस्ट के अंदर देखा था, सबसे पहला की ऑब्स्टेकल क्या रहेगा, बार बार गवर्नमेंट के पास जाओ, पूछो और सर्टिफिकेशन लो। दूसरा, नई नई मशीन्स लाओ। ठीक है। तीसरा, यहाँ पे टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे यार पावर जनरेशन के अंदर टेक्नोलॉजी कहाँ पे आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर पावर जनरेशन का काम कर रही है तो यहाँ पे जितना ज़्यादा तुम हाई टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे उतने ही सस्ते में आप पावर जनरेशन करेंगे। ठीक है, सपोज अभी आपको एक यूनिट बिजली के लिए 7 रुपये लग रहे हैं। ठीक है, और यही 7 रुपये की बिजली कंपनी को बनाने के लिए लग रहे हैं 2 रुपये। ठीक है, तो कंपनी इनोवेशन करती है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है, ताकि वो अपना ये 2 रुपये का खर्चा नीचे लेके आए और उसको 50 पैसे में बना ले। ठीक है, ताकि आपको 7 की जगह पे 5 रुपये लग जाए, तो दोनों का फायदा। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी के ऊपर खर्चा होगा फिर से, राइट। इसके ऊपर सिक्योरिटी के ऊपर देखना पड़ेगा इसको बार बार, है ना। ये यहाँ पे चैलेंजेस है। यहाँ पे अगर इसको थोड़ा सा भी एक्सपांड करना है, अगर मैं सोचूं, अभी मैं पूना में हूँ, ठीक है, तो पूना के अंदर मेरे पास एक नंबर फैक्ट्री है, बहुत बड़ी है, मेरी ज़मीन है, मैंने सारे अप्रूवल ले लिए, है ना। लेकिन जब मैं पूना से शिफ्ट करूँगा और मैं जस्ट मध्य प्रदेश में जाऊँगा, जस्ट थोड़ी सी दूर, ठीक है, तो मध्य प्रदेश के अंदर मैं इसको जबलपुर के अंदर नहीं बेच पाऊँगा, क्योंकि जबलपुर के लिए अंदर मेरे को फिर से एक ज़मीन लेनी पड़ेगी, वहाँ पे एक स्टेशन बनाना पड़ेगा, राइट। तो जितने ज़्यादा जगह पे मैं इसको ओपन करूँगा उतना ही ज़्यादा मेरा खर्चा बढ़ते जाएगा हर जगह का, है ना। और वो खर्चा मेरा वन टाइम में नहीं आने वाला। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं जबलपुर के अंदर बना भी लिया, ठीक है, तो यहाँ पे बनाने के अंदर मेरे को लगे सपोज 10 करोड़ रुपए, हाँ, लेकिन यहाँ से मैं बेच रहा हूँ सामने वाले, मतलब जबलपुर के अंदर से आजू बाजू में जो बेच रहा हूँ वो बेच रहा हूँ सिर्फ हर साल का 10 लाख रुपए। ठीक है, तो आप ही देखिए, अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करूँ तो मेरे इनिशियल इन्वेस्टमेंट को रिकवर होने के लिए कितने साल लग जाएंगे मेरे को, कम से कम 100 साल लग जाएंगे। ठीक है, और ये 100 साल मजाक में ले लिया, लेकिन यहाँ पे आप सपोज हर साल 10 लाख से ग्रो करेंगे, ठीक है, हो सकता है कभी 1 करोड़ रुपए कमा ले, है ना। फिर भी हम समझ के चलते हैं कि अप्रोक्सीमेटली आपको 5 से 10 साल लग जाएंगे अपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट को वापस लेने के लिए, है ना। तो आप मेरे को बताइए, अगर आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट को वापस लेने के लिए ही 10 साल लग गए, 5 से 10 साल, तो आपको उसके ऊपर प्रॉफिट कब होगा, बहुत बाद में होगा, 5 साल या 10 साल बाद। तो जो कंपनीज है ये 5 या 10 साल के अंदर और नए फैक्ट्रीज बना लेंगी कहीं कहीं पे, तो उसका और खर्चा आएगा, उसका प्रॉफिट आने में और 5-7 साल लग जाएंगे। समझ रहे हो आप ये प्रोसेस कैसी है, जो मैं बताना चाहता हूँ, आप समझ रहे हो। यहाँ पे कंपनी अगर प्रोसेस बना भी ले, ठीक है, तो जो वो खर्चा कर रही है उसको उसको रिकवर करने के लिए कम से कम 5 साल लगते हैं। ठीक है, कम से कम बोल रहा हूँ मैं, वैसे तो 10-12 साल का प्लान देता है। ठीक है,
और उसके बाद उतने ही 5 साल के अंदर वो और कहीं पे बना लेंगे तो उसका यहाँ पे लॉस हो जाएगा, राइट। तो इसी रीजन की वजह से जो पावर सेक्टर के जनरली स्टॉक रहते हैं ना, ठीक है, वो एक्सपोनेंशियली ऊपर नहीं जाते, क्योंकि यहाँ पे एक तो चीज हो गई इलेक्ट्रिसिटी, जो वो 7 रुपए की बेच रहे हैं वो इसको सीधा 7 रुपए से 20 रुपए यूनिट नहीं करने वाले, ठीक है, क्योंकि जैसे ही उन्होंने 20 रुपए यूनिट कर दिया वैसे ही अपन सब सरकार को हटा देंगे, ठीक है। तो ये 60 के 8 रुपए भी करे तो अपन सब बोलते हैं यार कितना बढ़ा दिया, बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है, राइट। 1000 का अगर 1100 रुपए बिल आया तो अपन कस्टमर चिल्लाने लग जाते हैं। तो यहाँ पे कंपनी के पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो यहाँ पे प्राइस बढ़ा के उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा दे, है ना। तो ऐसे मेरे ख्याल से ऐसे बिजनेस से हमेशा दूर रहना चाहिए जहाँ पे कंपनी के पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो अगर अपनी प्राइस बढ़ा देती है तो उसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन नहीं है, इसलिए यहाँ पे पावर सेक्टर में, और खासकर ऐसा पावर सेक्टर जो ट्रेडिशनली यानी कि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज के ऊपर चलता है, जैसे कि कोल पावर प्लांट या और भी कुछ पावर प्लांट होंगे, थर्मल पावर प्लांट, है ना, इसके ऊपर आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। नहीं, लेकिन अगर मैं बात करूँ सोलर, ठीक है, विंड एनर्जी, तो इसके ऊपर करना चाहिए क्या? तो ऑब्वियसली जो सोलर एनर्जी है, ठीक है, ये वन टाइम सेटअप है, सेटअप कॉस्ट इनिशियली सेटअप कॉस्ट हाई है, लेकिन यहाँ पे जो रेवेन्यू मिलने वाला है उसके बाद ये हाई है जनरली, ठीक है। और सरकार भी इसको प्रमोट करती है। अगर कोई भी कंपनी यहाँ पे सोलर पैनल लगाती है, इंस्टॉलेशन करती है, तो जो ज़मीन रहेगी ये सरकार प्रोवाइड करेगी, जो यहाँ पे सोलर के ऊपर सब्सिडीज रहेंगी ये सरकार देंगी, यानी कि गवर्नमेंट यहाँ पे सपोर्ट करती है इस वाले सेक्टर को, सोलर को, राइट। तो सरकार खुद चाहती है कि लोग यहाँ पे बनाए, तो हमें हमेशा ऐसे ही सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पे सरकार उस सेक्टर के साथ खड़ी हो, ठीक है। अगर सरकार अपोजिट डायरेक्शन में खड़ी है उसके, तो हमको वो बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करना है। तो जहाँ पे मैं कोल की बात करूँ तो कोल के खिलाफ है सरकार अभी, क्योंकि कोल से होता है कार्बन एमिशन और वो अपने को कम करना है, ठीक है। लेकिन सरकार सोलर को सपोर्ट कर रही है, सोलर, विंड, हाइड्रो, इसको सपोर्ट कर रही है, तो यहाँ पे सस्ते में चीज़ हो जाएंगी क्योंकि सब्सिडी मिलती है। तो ये सेक्टर एक अच्छा सेक्टर होगा और ये सेक्टर एक बुरा सेक्टर होगा, समझ रहे हो आप? हाँ, तो इसी तरीके से हमको अलग अलग सेक्टर को देखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, इसके अंदर मैं एक और बात ऐड करने वाला हूँ, जैसे कि मैंने अभी जस्ट बोला कि यहाँ पे कस्टमर, कभी भी ऐसे कंपनी में मेरे को इन्वेस्ट नहीं करना है पर्सनली जहाँ पे कस्टमर जो है ये सिर्फ प्राइस, अगर हम प्राइस बढ़ा देते किसी चीज़ के तो कस्टमर अपने पास वापस नहीं आएगा, वो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मेरे को ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, ऐसे सेक्टर में इन्वेस्ट करना है जहाँ पे अगर प्राइस बढ़ भी जाती है, ठीक है, तो भी कस्टमर आएगा और उसको खरीदेगा चाहे जो कुछ हो जाए। क्या आप ऐसे किसी का सेक्टर का नाम बता सकते हो जहाँ पे अगर कंपनी प्राइस बढ़ा भी देती है तो भी कस्टमर चुपचाप आने वाला है और महंगे दाम पे खरीदने वाला है, चाहे वो 100 गालियाँ देंगे? अदानी ग्रीन, अदानी पावर। अडानी ग्रीन और अडानी पावर को क्यों खरीदेंगे अभी? अभी जो ग्रीन है, मार्केट डाउन 1 साल से तो हाई होने वाला है यहाँ पे हमने अभी क्या देखा, हमने देखा, मतलब हमने जो भी पहले देखा उसके हिसाब से क्या था, यहाँ पे जो कंपनी थी, ठीक है, कंपनी की वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई है, तो ऑब्वियसली इंडिविजुअल कंपनी बिल्कुल अच्छी नहीं है, अडानी ग्रीन और अडानी पावर, ठीक है, करंटली, क्योंकि जहाँ पे पूरी दुनिया अडानी को गालियाँ दे रही है, ठीक है, अडानी के शॉर्ट कर रही है शेयर, वहाँ पे अगर हम अडानी के शेयर बाय करने निकल गए ना तो क्या होगा, हम खरीदेंगे 200 रुपये में शेयर और हमको 5 दिन बाद ये शेयर दिखेगा 50 रुपये में, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है, मैं इवन थोड़ी बड़ी बात बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा ज़रूर हो सकता है कि अडानी का शेयर, जैसे रिलायंस का शेयर था ना एक टाइम पे अनिल अंबानी का, है ना, वो भी तो इंडिया का सबसे अमीर इंसान और एशिया का बहुत बड़ा इंसान बन गया था, राइट। तो उसका शेयर आज कितने का है? 1 रुपये का आ गया। तो हो सकता है कि अडानी का शेयर भी अगर सही में फ्रॉड चालू है
और सरकार इसको सपोर्ट नहीं करती तो इसका शेयर भी डूब के 1 रुपये आ सकता है। तो अडानी तो नहीं करना है। मैं चाहता हूँ आप ऐसा कोई आंसर दे जहाँ पे कस्टमर चाहे प्राइस ज़्यादा बढ़ा दे, मतलब अपन प्रोडक्ट का प्राइस कितना भी बढ़ा ले, कस्टमर आएगा और चुपचाप खरीदेगा। एमआरएफ 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 टायर्स, ठीक है, ठीक है, मान लिया। और आप रोज जो चीज यूज करते हो उसको ही सोचो, आप ही चीज यूज करते हो रोज। जियो जियो का शेयर धर्मपुर शुगर शुगर शेयर, ठीक है। अब आप मेरे को बताइए, शुगर शेयर के अंदर कोई प्राइस नहीं बढ़ा सकता। मैं आपको बताता हूँ कैसे। सपोज एक कंपनी जो अपना शुगर बेचती है, वो बेचती है 100 रुपये किलो, ठीक है। और आपका जो दुकानदार है वो खुली शुगर रखता है, वो रखता है 40 रुपये किलो, ठीक है, करंट भाव। आप डीमार्ट से 100 रुपये वाला शुगर खरीदोगे 1 किलो, या ये वाला? यहाँ पे आप 100 रुपये वाला, जहाँ तक मैं समझता हूँ वहां तक नहीं खरीदोगे, ठीक है। आप 40 रुपये वाला खरीदोगे। सेकंड चीज, जो जियो है, ठीक है, जियो ने अगर यहाँ पे प्राइस अपने 200 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये कर दी, ठीक है, और एयरटेल की प्राइस यहाँ पे 250 रुपये ही रही, ठीक है। तो आप सर मेरे को बताइए, आप जियो का रिचार्ज मारेंगे या पोर्ट करके एयरटेल का रिचार्ज मारेंगे? एयरटेल। एयरटेल, है ना। तो मतलब यहाँ पे कस्टमर लॉयल्टी तो है नहीं। और मेरा क्वेश्चन क्या था, मेरा क्वेश्चन था कि यहाँ पे कस्टमर चाहे कितनी भी प्राइस बढ़ा ले, कंज्यूमर आता है और वो प्राइस के ऊपर प्रोडक्ट को खरीद लेता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। आप जो डेली यूज करते हो ना, वही प्रोडक्ट हम लेंगे। देखिए, मैं उसके लिए क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक शीट, यहाँ पे मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर की एक शीट ओपन कर ली है, ठीक है, एनुअल रिपोर्ट। 400 या 300 पेजेस की कुछ रिपोर्ट है ये। अब देखिए, इसके अंदर मैं आपको प्रोडक्ट बताता हूँ, आप बताइए आप इसको यूज करते हो या नहीं करते हो, ठीक है। देखिए, ये देखिए, हम चाय हर रोज पीते हैं, ठीक है। सपोज दैट अगर यहाँ पे जो साबुन यूज करते हैं हम, नीचे देखिए, किसान जैम, नॉर, ठीक है, यहाँ पे आइसक्रीम, हॉर्लिक्स, अगर इन सारे चीज़ों का जो चीज़ है, अगर ये रेट बढ़ा भी दे, अगर सपोज ये कंपनी ने बोला कि ये जो विम बार है, ये विम बार का रेट अब 5 रुपये का बंद कर देंगे, हम सीधा 10 रुपये का विम बार बेचना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो भी आप जाके, ऐसा तो नहीं कि विम बार खरीदना ही बंद कर दोगे और घर पे बर्तन नहीं घसोगे, है ना। आप बर्तन तो घसने वाले हो, इसलिए आपको जबरदस्ती विम बार खरीदना पड़ेगा, है ना। आपको कपड़े भी हर रोज धोने हैं, तो आपको चाहे ये प्राइस बढ़ा भी दे, आपको हर रोज इसका चीज खरीदना ही पड़ेगा, है ना। आपको चाय भी हर रोज पीनी है, तो आपको इसकी चाय पत्ती भी खरीदनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमको ऐसे बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करना है जो अपने प्रोडक्ट के प्राइस अगर बढ़ा लेता है, ठीक है, तो भी आप उसके प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ने के बाद भी उसको खरीदते हो, ठीक है। और ये क्या है, ये कंज्यूमर सेक्टर है, ठीक है। ये जो चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ, ये सेक्टर है कंज्यूमर सेक्टर। क्योंकि अगर इनमें से कोई भी चीज़ का प्राइस अगर बढ़ जाता है, फिर भी आप जाके उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हो। जैसे कि आप ही देख लीजिए, अभी अगर मैं मैगी की बात करूँ, ठीक है, तो मैगी जो था पहले 10 रुपये में मिलता था, और यहाँ पे 70 ग्राम का मैगी आता था, ठीक है। अब क्या किया कंपनी ने, यहाँ पे 14 रुपये का कर दिया और 70 ग्राम मैगी दे रहे हैं, ठीक है। 4 रुपये बढ़ गए, फिर भी लोग खरीदेंगे, राइट। उसके बाद सपोज आप रीन ले लीजिए, ठीक है। रीन का बार अगर आप देखेंगे तो पहले 5 रुपये का भी आता था, ठीक है, अब 5 रुपये का बंद हो गया, 10 रुपये का आता है। उसके बाद लॉकडाउन से पहले उसका साइज बढ़ा था, सपोज 100 ग्राम आता था लॉकडाउन से पहले, लेकिन अभी क्या हो रहा है, 10 रुपये का ही है, लेकिन 100 ग्राम की जगह पे अब 80 ग्राम आता है, उसका साइज छोटा हो गया होगा, आपको लग रहा होगा ऐसे, ठीक है। तो मतलब फिर से यहाँ पे आपने खरीद लिया उसको अनजाने में। तो हमको ऐसे सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना है जहाँ पे चाहे प्राइस बढ़ जाए लेकिन कस्टमर बार बार आते रहेंगे।
सेम चीज़ है कोलगेट के साथ, मतलब कोलगेट भी कंज्यूमर वाले ही ब्रांड है ना। चाहे कोलगेट का प्राइस 10 रुपये से बढ़कर अगर 15 रुपये भी हो जाए, ठीक है, तो हम कोलगेट यूज़ करेंगे ही करेंगे, क्योंकि हम सब ब्रश करते हर रोज, क्योंकि इसके बिना काम ही नहीं चल सकता, राइट। तो यहाँ पे आपको किस तरह के बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना है, जहाँ पे कंज्यूमर जो है वो प्राइस के ऊपर डिपेंड नहीं है, और कंपनी कभी भी जाके प्राइस बढ़ा दे फिर भी कस्टमर की लॉयल्टी कंपनी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, राइट। इसी तरह के बिजनेसेस में अब हमको इन्वेस्ट करना चाहिए। क्या आप समझे? आपको कोई सवाल होगा तो मेरे को पूछ सकते हो अभी। अगर सपोज दैट आपके पास कोई सवाल होगा तो आप पूछ सकते हो, और नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आज जो है हम यहीं पे स्टॉप करेंगे मीटिंग, और कल के दिन फाइनली मैंने अभी तक, यानी कि पहले दिन से लेकर तो अभी तक आपको जो कुछ भी बताया है, ठीक है, इन सब के अंदर क्या क्या हाइलाइट्स है वो आपको यहाँ पे नोट करना है। कल मैं आपको वो हाइलाइट्स बताऊंगा, और आप जब भी जाएंगे वो चीज़ को देख लेना, और उसके ऊपर से ही आप कंपनीज को सिलेक्ट करना, ठीक है। और ऊपर से मैं आपको पर्सनली अभी मैसेज करूंगा व्हाट्सएप पे, मैं आपको आप सबको 3-3 कंपनीज देता हूँ, ठीक है। आप उसके ऊपर रिसर्च करना जितना अपन ने अभी तक देखा है, और आप मेरे को कल बताना कि जो आपको उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो संडे को क्लास है क्या कल? हाँ मैम, कल भी हम क्लास ले सकते हैं, और कल हो सकता है अगर आप फ्री हो तो हम सुबह भी क्लास ले सकते हैं। आप मेरे को बता देना व्हाट्सएप पे। नहीं, सुबह नहीं सर। अच्छा ठीक है, इसी टाइम के ऊपर हम क्लास ले लेंगे कल फिर से। और फिर कल हमारा आखिरी दिन होगा इन्वेस्टमेंट सीखने के ऊपर, उसके बाद हम प्रॉपरली ट्रेडिंग के बारे में सीखेंगे परसों से। ओके। सर 26 छुट्टी थी क्या? क्या? 26 जनवरी को छुट्टी थी क्या? 26 को याद नहीं है एक्चुअली मुझे, जनवरी को। शायद हाँ छुट्टी होगी, फिर याद नहीं है मुझे इतना। हाँ, चलिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बाय। थैंक यू।